नमस्कार। आज हम भारतीय संसद को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं उन स्रोतों के आधार पर जो हमारे पास हैं। जी। ये स्रोत हमें बताते हैं कि संसद कैसे बनती है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं और उनसे क्या कहते हैं किस तरह के व्यवहार की उम्मीद की जाती है। जी हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर संसद की जो बनावट है, चुनाव का तरीका है और सांसदों के लिए जो नियम कायदे हैं, उनके अहम पहलुओं पर बात करें। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। भारतीय संसद की ये दुनिया काफी जटिल भी है और जरूरी भी। सबसे पहले इसकी संरचना को ही देखते हैं। दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। नाम तो सुने हैं, पर इनमें असल फर्क क्या है और ये दो सदन क्यों? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, भारतीय संसद द्विसदनीय है, मतलब इसके दो हिस्से हैं। पहला, लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल या लोगों का सदन भी कहते हैं। लोगों का सदन, हाँ। जी, जैसा नाम से ही लगता है, इसके सदस्य सीधे भारत की जनता चुनती है। अच्छा। कुल 543 सदस्य हैं और हर सदस्य एक तय इलाके से, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, वहां से चुना जाता है। ठीक है। और ये चुनाव एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में होते हैं, मतलब हर क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि। तो लोकसभा हुई सीधे जनता की आवाज, ठीक है। और राज्यसभा, वो कैसे अलग है? राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यों की परिषद, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ओके। इसमें कुल सदस्य हैं 245। इनमें से ज्यादातर यानी 235 सदस्य वो सीधे जनता नहीं चुनती, उन्हें अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके चुने हुए सदस्य मतलब एमएलएज वो चुनते हैं। अच्छा, तो विधायक चुनते हैं ना? जी, और यहाँ चुनाव का तरीका भी अलग है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इस्तेमाल होती है। इस पर हम थोड़ी देर में और बात करेंगे। यानी एक सदन सीधे जनता से, दूसरा राज्यों की विधानसभाओं से। पर आपने कहा 245 सदस्य और 233 राज्यों से, तो बाकी 12 वो कौन है? हाँ, ये जो 12 सदस्य हैं, इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। जी, नॉमिनेट करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में कुछ खास काम किया हो, योगदान दिया हो। अच्छा। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ साथ ये मनोनीत विशेषज्ञ भी होते हैं, एक तरह का मिश्रण है। ये तो काफी दिलचस्प व्यवस्था है। एक तरफ डायरेक्ट इलेक्शन वाले लोग, दूसरी तरफ राज्यों के प्रतिनिधि और साथ में अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स। पर ये दो सदन रखे क्यों गए? मतलब एक से काम नहीं चलता। देखिए, द्विसदनीय व्यवस्था के पीछे सोच ये होती है कि एक तो कोई भी कानून या प्रस्ताव बने तो उस पर 2 बार विचार हो जाए। अच्छा, एक तरह का डबल चेक। हाँ, कह सकते हैं। लोकसभा जो सीधे जनता चुनती है, वो अक्सर उस समय की जो जन भावनाएं हैं उनको दर्शाती है। जबकि राज्यसभा, जिसके सदस्य लंबे समय के लिए चुने जाते हैं और जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, वो मुद्दों पर ज्यादा स्थिरता से और गहराई से सोच विचार कर सकती है। ओके। इसे एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस या संतुलन बनाने का तरीका मानते हैं। राज्यसभा राज्यों के हितों का भी ध्यान रखती है और विशेषज्ञों के होने से पॉलिसी बनाने में मदद मिलती है। समझ गई। ये संतुलन और दोबारा सोचने का एक सिस्टम है। और ये सारे सदस्य लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245, ये बैठते कहाँ हैं? दिल्ली में। पर जगह कौन सी है? जी, इनका जो मुख्य बैठक स्थल है वो नई दिल्ली में संसद भवन है, 11 रफी मार्ग पर। ठीक है। हालांकि ये भी बताना जरूरी है कि 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री जी ने पुराने संसद भवन के पास ही एक नया आधुनिक संसद भवन भी उद्घाटित किया है। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। तो अब संसदीय कार्यवाही जो है वो इन दोनों भवनों में होती है, पर मुख्य रूप से अब नए भवन में शिफ्ट हो गई है। नई इमारत, ये भी एक अहम बदलाव है। चलिए अब चुनाव प्रक्रिया पर आते हैं। आपने बताया कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव अलग-अलग होते हैं। लोकसभा के लिए आपने कहा फर्स्ट पास द पोस्ट। ये क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट या एफपीटीपी, ये एक सीधी सरल प्रणाली है। हाँ। हर निर्वाचन क्षेत्र में कई उम्मीदवार खड़े होते हैं। हाँ। जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, बस वही जीत जाता है। चाहे उसे आधे से ज्यादा वोट न भी मिले हों? जी हाँ, बिल्कुल। भले ही उसे कुल वोटों का 50% से ज्यादा न मिला हो, जो सबसे आगे वो जीता। इसीलिए इसे सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं। भारत में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव इसी तरीके से होते हैं। यानी सिंपल मेजॉरिटी, जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीता।
और राज्यसभा के लिए आपने आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत कहा था। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये कैसे काम करता है? हाँ, राज्यसभा का चुनाव थोड़ा जटिल है। यहाँ वोटर कौन है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, यानी MLAs। जी। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये है कि विधानसभा में जिस पार्टी के पास जितनी सीटें हैं, उसी अनुपात में उसे राज्यसभा की सीटें मिले। अच्छा, प्रोपोर्शन के हिसाब से। बिल्कुल। और इसके लिए एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट STV सिस्टम का इस्तेमाल होता है। जी। इसमें विधायक क्या करते हैं कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम में वोट देते हैं। पहली पसंद, दूसरी पसंद, ऐसे। ये सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि छोटी पार्टियों को भी उनकी ताकत के हिसाब से राज्यसभा में जगह मिल सके, जो FPTP में अक्सर नहीं हो पाता। तो ये दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग तरह के नतीजे दे सकते हैं। FPTP शायद स्थिर बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद करता हो, पर राज्यसभा वाला सिस्टम छोटे दलों और क्षेत्रीय आवाजों को भी मौका देता है। ये संतुलन वाकई भारतीय राजनीति की खासियत है। अच्छा, इन चुनावों का इतिहास क्या है? पहले चुनाव कब हुए थे? भारत में जो पहले आम चुनाव हुए लोकसभा के लिए, वो एक लंबी प्रक्रिया थी। 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक चले थे। ओह, काफी लंबा चला था। जी, बहुत बड़ा आयोजन था वो। और पहले राज्यसभा चुनाव भी 1952 में ही हुए थे। और अभी हाल में और अगले कब होने की उम्मीद है? पिछले लोकसभा चुनाव तो अभी हाल ही में हुए, 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच 7 फेज में। हाँ, वो तो अभी खत्म हुए हैं। जी। और राज्यसभा के चुनाव वो तो लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो उस हिसाब से पिछले बड़े चुनाव 2025 में हुए थे। अच्छा। आगे की बात करें तो अगला लोकसभा चुनाव नियम के मुताबिक मई 2029 तक हो जाना चाहिए और अगले राज्यसभा चुनाव 2026 में होंगे। यहाँ एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है इन चुनावों का साइज। आपने लोकसभा चुनाव 2024 का जिक्र किया, कितने लोग वोट डाल सकते थे? ये आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है। 2024 के लोकसभा चुनावों में करीब 96 करोड़ 80 लाख लोग वोट देने के पात्र थे। 9.6 मिलियन। जी, 968 मिलियन। ये संख्या भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मतदाता समूह बनाती है। सबसे बड़ा, हाँ। दूसरे नंबर पर यूरोपीय संसद आती है, पर उसका वोटर बेस भी इससे काफी छोटा है। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव कराना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और चुनौती भी। 96.8 करोड़ मतदाता, ये संख्या सोचकर ही लगता है कि कितने बड़े और विविध लोकतंत्र को चलाना कितना मुश्किल काम होगा। और जब ये प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं तो उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती होंगी। स्रोतों में संसदीय विशेषाधिकारों और आचार संहिता का भी जिक्र है। पहले विशेषाधिकारों को समझते हैं। क्या इसका मतलब है कि सांसदों को कोई कानूनी छूट मिलती है? मतलब उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता? देखिए, संसदीय विशेषाधिकार एक अहम चीज है। इसका मकसद ये है कि सांसद बिना किसी डर या रुकावट के अपनी विधायी ड्यूटी, अपना काम कर सकें। एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार ये है कि उन्हें संसद सत्र के दौरान और सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और खत्म होने के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में यानी सिविल केसेस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सिर्फ सिविल केसेस में, क्रिमिनल केसेस में नहीं? बिल्कुल सही। ये छूट आपराधिक मामलों यानी क्रिमिनल केसेस पर लागू नहीं होती। अगर किसी सांसद पर कोई क्रिमिनल चार्ज है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। और ये विशेषाधिकार संसद के बाहर किए गए किसी अपराध के लिए या मान लीजिए न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने या भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों के लिए भी कोई छूट नहीं देता। तो ये विशेषाधिकार सीमित हैं और सीधे उनके संसदीय काम से जुड़े हैं। इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। ये एक बहुत अहम बात है। ये स्वतंत्रता है, मनमानी करने का लाइसेंस नहीं। समझ गई। तो ये उनके काम को आसान बनाने के लिए है, उन्हें कानून से ऊपर बनाने के लिए नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं आचार संहिता पर। कोड ऑफ कंडक्ट। स्रोत बताते हैं कि सांसदों के लिए एक काफी लंबी चौड़ी आचार संहिता भी है। ये क्या है और इसमें क्या खास बातें हैं? ये सिर्फ नियमों की लिस्ट है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है। ये सांसदों के लिए नैतिक और व्यवहारिक गाइडलाइंस का एक पूरा ढांचा है। ओके। इसका उद्देश्य संसद की और सांसदों की गरिमा, उनकी विश्वसनीयता और जवाबदेही बनाए रखना है। ठीक है। इसे हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो क्या है वो मुख्य हिस्से या पहलू? पहला और शायद सबसे जरूरी
है पारदर्शिता और ईमानदारी। ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी। जी, इसमें सांसदों से उम्मीद की जाती है कि वो अपने वित्तीय हितों का खुलासा करें, जैसे उनकी संपत्ति क्या है, देनदारियां क्या हैं, निवेश कहाँ है, आय के स्रोत क्या हैं। अच्छा। इसका मकसद है हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकना। मतलब ऐसी सिचुएशन ना बने जहां उनके निजी फायदे उनके पब्लिक काम के आड़े आएं। हाँ, ये तो जरूरी है। और इसी पारदर्शिता में ये भी आता है कि जो संसद की कार्यवाही है, जैसे बहस हुई, वोटिंग हुई, समितियों का काम हुआ, इनका पूरा रिकॉर्ड जनता को आसानी से मिलना चाहिए। पारदर्शिता और हितों का टकराव ना हो, ये तो पब्लिक लाइफ में ईमानदारी के लिए बेसिक लगता है। और क्या पहलू है? दूसरा अहम पहलू है सदन के अंदर और बाहर का आचरण। इसमें सबसे खास है सम्मानजनक संवाद, रिस्पेक्टफुल डिबेट। बिल्कुल। सांसदों से उम्मीद है कि वो सदन में बहस करते समय मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, पर्सनल अटैक न करें और मुद्दों पर फोकस्ड कंस्ट्रक्टिव चर्चा करें। सदन की गरिमा बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। इसी से जुड़ा है नियमित उपस्थिति और भागीदारी। मतलब सांसदों को रेगुलरली सेशन अटेंड करना चाहिए और बहस में, वोटिंग में, कमेटी के काम में एक्टिवली हिस्सा लेना चाहिए। उनका काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि सदन की कार्रवाई में भाग लेना भी है। सम्मानजनक संवाद, इसी से शायद वो असंसदीय शब्दों वाली बात जुड़ती है। स्रोत में 2022 की एक पुस्तिका का जिक्र था, क्या वो यही है? हाँ, बिल्कुल। ये उसी सम्मानजनक संवाद और सदन की गरिमा बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा है। 2022 में मानसून सत्र से ठीक पहले लोकसभा सचिवालय ने ऐसे शब्दों और एक्सप्रेशंस की एक लिस्ट जारी की थी जिन्हें अगर संसद के दोनों सदनों में इस्तेमाल किया गया तो असंसदीय माना जाए। अच्छा, तो अगर कोई बोल दे तो? अगर कोई सदस्य बहस में इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उन्हें सदन की कार्रवाई के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनसे हटा दिया जाता है। इसे अंग्रेजी में एक्सपंज करना कहते हैं। ओके, रिकॉर्ड से निकाल देते हैं। जी, इसका मकसद यही है कि बहस का स्तर बना रहे और माहौल थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रहे। ये दिलचस्प है। तो पारदर्शिता, ईमानदारी, सम्मानजनक संवाद, उपस्थिति, इस कोड ऑफ कंडक्ट का दायरा तो काफी बड़ा है। कोई और मुख्य पहलू? जी, तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है जनता के प्रति जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। हाँ। सांसद अपने वोटर्स के प्रतिनिधि हैं, उनके प्रति जवाबदेह हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो रेगुलरली अपने क्षेत्र के लोगों से मिलें, बात करें, उनकी समस्याएं, उनकी चिंताएं सुनें और सदन में उनकी आवाज बने, उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करें। और आखिरी लेकिन शायद सबसे सख्त पहलू, भ्रष्टाचार का निषेध। ना, ये कह सकते हैं छठा प्रमुख स्तंभ है भ्रष्टाचार का सख्त निषेध। सांसदों पर बहुत कड़े एंटी करप्शन नियम लागू होते हैं। उन्हें अपनी संपत्ति, आय, देनदारियों की पूरी जानकारी देनी होती है। और अगर किसी सांसद पर भ्रष्टाचार या कोई और अनैतिक व्यवहार का आरोप साबित हो जाता है तो उसके लिए सख्त सजा और अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। लक्ष्य यह है कि पब्लिक लाइफ में ईमानदारी के ऊंचे स्टैंडर्ड सेट हों और किसी भी गलत काम के लिए जीरो टॉलरेंस हो। बिल्कुल। ये सारे नियम मिलकर कोशिश करते हैं कि सांसद असरदार तरीके से काम भी करें और नैतिक रूप से जिम्मेदार भी रहें। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि भारतीय संसद एक जटिल संरचना है जिसमें 2 सदन हैं, लोकसभा जो सीधे जनता को रिप्रेजेंट करती है और राज्यसभा जो राज्यों और एक्सपर्ट्स की आवाज है। हमने उनके अलग अलग चुनाव के तरीके समझे, एफपीटीपी और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ये भी जाना कि ये कैसे अलग अलग तरह के प्रतिनिधित्व को जगह देते हैं। और आखिर में हमने सांसदों के विशेषाधिकारों और उनके लिए तय की गई विस्तृत आचार संहिता पर बात की, जो ट्रांसपेरेंसी, सम्मान, ईमानदारी और जवाबदेही पर जोर देती है। ये सब मिलकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की विधायिका की तस्वीर बनाते हैं, जो लगभग 1 अरब वोटर्स को रिप्रेजेंट करती है। कहा आपने। संक्षेप में कहें तो ये स्रोत हमें यही दिखाते हैं। एक तो 2 सदनों वाली संसद जिनके चुनाव के तरीके और प्रतिनिधित्व के आधार अलग अलग हैं, जो एक तरह का संतुलन बनाते हैं। दूसरा, भारतीय लोकतंत्र का वो विशाल पैमाना जो इसे यूनिक बनाता है। तीसरा, सांसदों के आचरण से क्या उम्मीदें हैं, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, सम्मानजनक बहस वगैरह। और चौथा, ऐसे सिस्टम्स जैसे विशेषाधिकार और आचार संहिता जो सांसदों को अपना काम ठीक से करने की आज़ादी देने और साथ ही उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारे पहलू भारतीय लोकतंत्र के ठीक से काम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है जो शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात हो।
ये हमारी स्रोत सामग्री से ही जुड़ा है, पर हमने इस पर सीधे बात नहीं की। वो ये कि एक तरफ आचार संहिता के इतने नियम हैं, दूसरी तरफ संसदीय विशेषाधिकार हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि इन नियमों और विशेषाधिकारों की व्याख्या या उनके पालन को लेकर पब्लिक में बहस छिड़ जाए? हाँ, ये तो होता है। और अगर ऐसा होता है तो जनता की नज़र में संसद कितनी असरदार है, इस धारणा पर इसका क्या असर पड़ता होगा, खासकर तब जब ये नियम खुद ही सवालों के घेरे में लगते हों? ये वाकई एक गहरा सवाल है। नियम बनाना एक बात है, उनका प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करना दूसरी, और फिर जनता उसे कैसे देखती है ये तीसरी बात है। ये सब लोकतंत्र में लगातार चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इन पर बहस और विचार चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।